नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। साथियों, अभी जो वक्त बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख पड़ी है और उस पर जो बहस हो रही है, ये देश में एक प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं को लेकर और मुस्लिम पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार से रवैया रहा है, इसकी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। साथ ही साथ एक मुद्दा उठा था तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनके बीच का, कि विधानसभा में पास कराए हुए करीब करीब 10 बिलों को राज्यपाल ने रोक के रखा है, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने कहा और इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो 2 जजों की बेंच ने इस पे फैसला सुनाते हुए राज्यपाल और इस देश की राष्ट्रपति को एक आदेश दिया कि आपके पास जो भी बिल जाता है उसको 3 महीने के अंदर अगर आपको लौटाना है तो लौटा दें और अगर पास करना है तो पास कर दें। साथ ही साथ कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि अगर आप इसमें कोई भी फैसला नहीं करते हैं तो ऐसे में उस कानून को पास माना जाएगा। जबकि आप सभी इससे पहले इस देश में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानते आए हैं और लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय है। लेकिन पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं उससे देखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अब सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल आज के समय में उठने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगा है कि इस देश की संविधान से भी बढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या रहे हैं, उन्हें जो कानून की जानकारी है, उनके जानकारी के सामने और किसी को कानून के बारे में, संविधान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और ये बात भी साबित करती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इच्छा अनुसार जब चाहे, जैसे चाहे कोई भी फैसले सुनाने के लिए स्वच्छता से तैयार रहती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये लगती है दोस्तों, अभी जो वक्त बिल को लेकर जब बहस हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो बेंच है वो उसी दिन इस पे फैसला सुनाने के लिए बेकरार है, कि मतलब इसको कुछ सुनना नहीं है, बस हमारा जो जजमेंट है बस दे देना। ये वाली स्थिति देखने को मिली थी। और जो राष्ट्रपति जी के ऊपर जो 2 जजों की बेंच ने टिप्पणी की, उसे लेकर माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है। कल ही हमने कहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस पे घोर आपत्ति जताई थी और कॉन्स्टिट्यूशन के मायने आर्टिकल 142 के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। हमने भी कल जो वीडियो डाला है उसमें आर्टिकल 142 के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है कि उसके मायने क्या है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को कौन से राइट्स दिए हुए हैं जिसके तहत वो फैसला कर सकती है। आपको याद होगा कुछ दिन ही हुए लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल जब लीकर स्कैम पॉलिसी के तहत
गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने उनको चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी थी। उस पे भी देश में बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि उस समय जब केजरीवाल के मामले में सुनवाई हो रही थी तो आर्टिकल 21 की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, चाहे केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता बंद थे, सब में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 का प्रयोग किया गया, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी मन की। और इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो लोग निष्पक्षता के लिए जाते हैं, वो कैसे मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिल ही जाएगा। और ये भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि इस देश में आम और खास दो प्रकार के लोग हैं, और इन लोगों को डिवाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसके अनुसार फैसले करती है, अपने खंडपीठ को बुलाती है, जजों का गठन करती है और फैसले सुनाती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की घटना हुई, अगर आप उसको सिलसिलेवार ढंग से एक दूसरे से जोड़ेंगे तो स्पष्ट तौर पे ये दिखाई देता है कि जिसकी जितनी पहुंच, जो जितना बड़ा, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट काम करता है इस देश का। और लोग कहते हैं कि इस देश की न्यायपालिका पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब इस पे आप सवाल खड़े करते हैं तो उस पे भी आपको कोर्ट की अवहेलना का नोटिस मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि आपने कोर्ट के ऊपर टिप्पणी क्यों की और कैसे की। तो सवाल है कि अगर कोर्ट कुछ गलत करेगा या अपनी इच्छा अनुसार कुछ करेगा, इस देश के नागरिक होने के नाते उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा सकता। क्या संविधान में किसी आर्टिकल के तहत यह लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो भी लॉयर है, क्या उनके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है? ऐसा किस आर्टिकल में लिखा? अगर आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो जब ये बात उठ गई और कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा, ये स्पष्ट रूप से व्याख्या की इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता कि वो राष्ट्रपति महोदया को किसी भी नियम के तहत बांध सके, क्योंकि ये आर्टिकल में है ही नहीं, ये प्रावधान ही नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उन्हें इन कानून से छूट मिला हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि न्यायपालिका के तौर पे अब वो अपना मनमानी ढंग से हर चीज पे अपना हस्तक्षेप करेगी। दूसरी बात, अगर इस देश में चुनाव होते हैं, आम चुनाव के माध्यम से करोड़ों लोग उसमें भाग लेते हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और एक प्रधानमंत्री इस देश के चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, संसद चुने जाते हैं, और इस देश में संसद के माध्यम से नए कानून बनाने से लेकर इस देश को कैसे चलाना है उसकी संरचना तैयार होती है। क्या अब आने वाले समय में कोर्ट के माध्यम से यह भी देखने को मिलेगा कि इस कार्यपालिका का काम
विधायिका में इस प्रकार से हस्तक्षेप बढ़ेगा कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये आप सही कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एग्रेसिव दिखा, उससे तो यही दिख रहा है कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से विधायिका में भी अपना दखल दे सकता है। तो फिर इस देश के संसद का क्या काम है? फिर सारा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वही लोग सारा संविधान पढ़ा दें, उन्हीं को सब ज्ञान है, तो बाकी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है उनके अनुसार। और जब अपने जज के ऊपर एलिगेशन लगता है, यही बात जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि जब यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी और नोटों से भरा हुआ बोरा मिला था, उसकी छानबीन क्यों नहीं की गई? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोर्ट अपने ही रिटायर्ड जजों की कमिटी बना दे, वो कमिटी उन्हीं जजों को रिपोर्ट भी दे दे और उसके क्या परिणाम हो इसकी कोई भी जानकारी आम नागरिक के पास नहीं है। अगर वो सस्पेंड भी होते, उन पे एफआईआर भी होती तो समझ में आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उनका सिर्फ तबादला कर दिया हाई कोर्ट इलाहाबाद में। और इस तरह की अगर घटना घटती है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। और इसी क्रम में निशिकांत दुबे जी ने एक बयान दिया और उसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा, इस बात को भी आपको पहले सुनना चाहिए, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं। सुनिए इस बयान को। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान बापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति सुन लिया आप लोगों ने, इन्होंने स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीमाओं को लांघ रहा है। देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार हैं। अगर कोर्ट अगर कोई कानून बनाएगा तो संसद बंद कर दे। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस ने किया पलटवार। अब यहाँ पे वार पलटवार का भी खेल शुरू हो गया। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस धीरे धीरे बनती जा रही है। 19 अप्रैल को मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है।
दुबे ने कहा, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप देश में अराजकता की ओर ले जा रहे हैं देश को। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा। संविधान सभा में आर्टिकल 142 के बारे में बाद में बता दूं आपको। संविधान सभा में जब चर्चा हुई थी उस समय यह आर्टिकल को रोक दिया गया था। उस समय ये 118 आर्टिकल 118 हुआ करता था, जो कि बाद में जब चेंज हुआ तो ये 142 हुआ। और एक घटना घटी इसमें कौनकू देश में, जो कपिल सिब्बल है, अपने आप को सबसे बड़े वाले वकील कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का केस हो, आर्टिकल 370 का केस था, बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस हो, ऐसे कई सारे केस हैं जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। और कितने जीते हैं ये आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बात से समझिए कि चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, या इन जैसे और भी कुछ नामी गिरामी वकील हैं, पहले क्या था कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले टाइम मांगते थे और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था। और अगर ये कोर्ट में पहुंच गए तो तुरंत आधा 1 घंटा के अंदर कोर्ट में बेंच गठित हो जाती थी और उस पे जज बैठ जाते थे, उस पे कार्रवाई होनी चालू हो जाती थी। सोचिए इनकी कितनी पहुंच है। तो ये स्थिति इस देश के सुप्रीम कोर्ट की बन गई, क्योंकि इनकी हाई कोर्ट में चलती नहीं है। इनको कभी आप हाई कोर्ट में करते हुए नहीं देखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में इनकी चलती है। सुप्रीम कोर्ट में धड़ल्ले से ये अपनी मनमानी करते हैं बिना कोई संकोच के। कपिल सिब्बल ने कहा, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। जगदीप धनखड़ के बयान पर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। आज किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जाता है तो वह न्यायपालिका है। और यही कपिल सिब्बल है, जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये कह रहे थे कि न्यायपालिका इस तरह के निर्णय देगी तो उस पर विश्वास कौन करेगा। तो अचानक से आज कपिल सिब्बल को क्या हो गया। और निशिकांत दुबे ने जो कहा, और कल विष्णु शंकर जैन ने भी इस बात को कहा था कि जब हिंदू पक्ष किसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत कह देता है कि आप हमारे पास सीधे क्यों आए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। और वक्फ बिल को लेकर जो केस सुप्रीम कोर्ट गए उस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे डायरेक्ट सुनवाई कर सकती है? ये कैसे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए और कौन सा केस हाई कोर्ट में सुना चाहिए? किस पक्ष का समुदाय का सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और तुरंत सुनेगा, और किस पक्ष का टाइम टू टाइम प्रोसेस वाइज सुनेगा? इसकी भी अगर कोई व्याख्या संविधान में है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे। लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी जो माहौल बन गया है दोस्तों, इस देश में बड़ा ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई। और अगर ऐसी स्थिति रही तो आगे क्या होगा ये अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी जो भी पक्ष रखे गए हैं, तर्क दिए गए हैं, मैं तो इसे समझू हो सकता है। और मैंने देखा न्यूज में कि भाजपा निशिकांत दुबे जी के बयान से अपने आप को किनारा कर रही है। कोई बात नहीं है, आप अगर राष्ट्रवादी हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में मनमानी कर रहा है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आज इस देश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा
तो फिर किस प्रकार की घटनाएं होगी ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। और किस प्रकार से विधायिका कार्य करेगी और क्या कब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे ये भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चैनल के लिए। उसके लिए QR कोड स्क्रीन पे है, उसे स्कैन कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहते हैं, उससे भी आप सपोर्ट दे सकते हैं। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स, उसे भी आप सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।